जय हिंद दोस्तों, मैं राजकुमार आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञानपीठ जीके पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आइए शुरू करते हैं एसएससी एमटीएस परीक्षा 2023 के लिए जीके जीएस का एक और मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट संख्या 8 है। 7 मॉक टेस्ट अपलोड कर चुका हूं। आप वहां से जाकर उन प्रश्नों का अभ्यास कर सकते हैं। तो चलिए पहले प्रश्न की ओर से बात करते हैं। क्या कहा गया है पहला प्रश्न? दोस्तों पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह है आपका 4 बिट्स का एक समूह डैश बनाता है। मतलब कहने का है कि 4 बिट्स जो है वो किसके बराबर होता है। दोस्तों आपको याद रखना है कि 4 बिट्स एक निबल के बराबर होता है। 4 बिट्स एक निबल के बराबर होता है। आप याद रखना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर की जो मेमोरी यूनिट होती है उनसे क्वेश्चन है ये। तो 4 बिट्स का एक निबल होता है। एक निबल में 4 बिट होते हैं। क्लियर दोस्तों, आप याद रखना। अच्छा मैं आपको एक चीज़ बता दूं दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि 1 GB में कितनी MB होती हैं। 1 GB में 1024 MB होती हैं। 1 GB में 1024 MB होती हैं। आप याद रखिएगा। क्लियर दोस्तों, तो इसका सही जवाब क्या होगा? 4 बिट्स जो होता है वो एक निबल के बराबर होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन संख्या 2। वायुदाब लेखी अर्थात बैरोग्राफ। बैरोग्राफ का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों बैरोग्राफ, बैरोमीटर भी बोल सकते हैं आप इसको। और बैरोग्राफ का जो आविष्कार किया था दोस्तों वो किसने किया था? लुसिया विदी ने किया था। ऑप्शन ए, बैरोग्राफ का आविष्कार लुसिया विदी ने किया था और ये फ्रांस के थे। तो फ्रांस के वैज्ञानिक लुसिया विदी, इन्होंने आविष्कार किया था बैरोग्राफ का। दोस्तों क्या आपको पता है कि जो बैरोमीटर होता है इसमें कौन सी धातु भरी जाती है? तो बैरोमीटर में हम किसका प्रयोग करते हैं? पारे का प्रयोग करते हैं। याद रखना, तो ये क्वेश्चन आए कि बैरोमीटर में किसका प्रयोग किया जाता है, तो पारे का प्रयोग किया जाता है। क्लियर। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, बैरोमीटर जो है ना ये वायुदाब को मापता है। यदि बैरोमीटर में पारे का पाठ्यांक एकदम नीचे आ जाए, बिल्कुल सटाक से एकदम अचानक नीचे आ जाए, तो ये संकेत होगा ये तूफान आने का। ठीक है। अगर पारे का पाठ्यांक धीरे धीरे करके नीचे आ रहा है तो इसका मतलब है कि वर्षा होगी आपकी। अगर पारे की रीडिंग धीरे धीरे ऊपर उठ रही है तो इसका मतलब है कि मौसम साफ होगा। तो तीनों चीज़ें आप याद रखना। पारे का पाठ्यांक अचानक नीचे गिरेगा तो तूफान आने का संकेत है, धीरे धीरे नीचे गिरेगा तो वर्षा आएगी, और धीरे धीरे ऊपर उठेगा तो मौसम साफ होगा। क्लियर दोस्तों, आप याद रखें। वायुदाब लेखी का आविष्कार किसने किया था? लुसिया विदी। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 3। क्वेश्चन संख्या 3 क्या कहा गया है दोस्तों? कहा गया है कि इंसुलिन नहीं है, क्वेश्चन है मधुमेह होने का कारण क्या है। दोस्तों मधुमेह मतलब डायबिटीज़। डायबिटीज़ किससे होती है? तो आपको याद रखना है दोस्तों, जब हमारे शरीर में इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाती है तो जो ग्लूकोज है उसकी मात्रा ब्लड में बढ़ने लगती है। तो इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण डायबिटीज़ हो जाती है। आप याद रखिएगा कि मधुमेह जो होता है वो किससे होता है? तो इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण मधुमेह होता है। क्लियर। इसमें क्या होगा कि जो आपका इंसुलिन है ये हमारे ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है, और जब ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं होगा तो रक्त में हमारे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी, और ग्लूकोज की मात्रा बढ़ेगी तो हमारा ब्लड गाढ़ा हो जाएगा। अब ब्लड गाढ़ा होगा, मान लीजिए आपकी ब्लड वेसल है, तो इसको बहने में दिक्कत होगी, मतलब कठिनाई से बहेगा, और इससे आपको हार्ट अटैक भी आ सकता है। तो मधुमेह जो होता है ये इंसुलिन की कमी से होता है। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर आपसे पूछे जो इंसुलिन हार्मोन होता है ये कौन से अंग से निकलता है, तो आप याद रखना इंसुलिन हार्मोन पैनक्रियाज से निकलता है। पैनक्रियाज जिसे आप अग्नाशय भी बोलते हो। तो इंसुलिन हार्मोन अग्नाशय में बीटा सेल्स होती हैं, बीटा सेल से निकलता है इंसुलिन हार्मोन। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। दोस्तों क्या आपको पता है कि विश्व मधुमेह दिवस कब होता है? विश्व मधुमेह दिवस कब होता है? 14 नवंबर को हर साल डायबिटीज़ डे मनाया जाता है। 14 नवंबर डायबिटीज़ डे। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कहा गया है टेक्टोना ग्रैंडिस लिन किसका वैज्ञानिक नाम है? दोस्तों टेक्टोना ग्रैंडिस लिन जो वैज्ञानिक नाम है किसका है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सागौन का वैज्ञानिक नाम है टेक्टोना ग्रैंडिस लिन। ये सागौन एक वृक्ष होता है, तो ये आप याद रखिएगा, सागौन का वैज्ञानिक नाम है टेक्टोना ग्रैंडिस लिन। क्लियर। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि वैज्ञानिक नाम लिखने में किस भाषा का प्रयोग किया जाता है, तो वैज्ञानिक नाम लिखने में जो भाषा यूज होती है वो है लैटिन भाषा। लैटिन भाषा का प्रयोग किया जाता है वैज्ञानिक नाम लिखने में। क्लियर दोस्तों, याद रखिएगा। अच्छा यहाँ पे लिखा गया अमरूद। क्या आपको पता है कि अमरूद में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी। अमरूद में कौन सा विटामिन होता है? तो विटामिन सी, और आंवले में भी विटामिन सी पाया जाता है। क्लियर दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। सी एनिमोन्स
किस प्रजाति के अंतर्गत आते हैं? दोस्तों जो सी एनिमोन्स होते हैं ये कौन सी प्रजाति में आते हैं? तो आप याद रखना ये निडेरिया के अंतर्गत आते हैं। निडेरिया, ऑप्शन बी, निडेरिया के अंतर्गत आते हैं सी एनिमोन्स। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया आपका आर्थ्रोपोडा। जितना भी कीट वर्ग है, कीटों का जो समूह है वो आपका आर्थ्रोपोडा आता है। कीटों का फाइलम आर्थ्रोपोडा। पोरीफेरा, इसमें क्या आते हैं आपके? पोरीफेरा में आते हैं छिद्रित पशु, मतलब छिद्रित शरीर वाले जो जीव होते हैं जिनके शरीर में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं वो पोरीफेरा में आते हैं। ठीक है, आप याद रखिएगा। तो इसका सही जवाब होगा 5 का ऑप्शन बी, निडेरिया के अंतर्गत सी एनिमोन्स आते हैं। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से कौन सी परमाणु के केंद्रक के अंदर स्थित होते हैं? दोस्तों देखो ये कोई परमाणु मान लीजिए आप, परमाणु के 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, 3 मौलिक कण हैं जिसमें आपके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो घूमते रहेंगे। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं घूमते रहेंगे, किसके चारों घूमेंगे? ये नाभिक है तो नाभिक के चारों ओर घूमते रहते हैं इलेक्ट्रॉन। और इस नाभिक के अंदर 2 चीज़ें रहती हैं आपकी, एक प्रोटॉन और एक आपका न्यूट्रॉन। तो आपसे पूछा गया कि परमाणु में केंद्रक के अंदर क्या चीज़ें होती हैं? तो केंद्रक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं। तो सही जवाब क्या होगा दोस्तों? आपका क्वेश्चन 6 का सही जवाब है ऑप्शन ए, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो होते हैं ये आपके नाभिक में पाए जाते हैं, केंद्रक के अंदर रहते हैं। दोस्तों क्या आपको पता है कि प्रोटॉन जो है, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? गोल्डस्टीन ने। प्रोटीन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी। हालांकि ये ज़्यादातर इसके बारे में नहीं बता पाए, लेकिन इनके शिष्य रदरफोर्ड ने प्रोटॉन के गुण प्रॉपर्टी के बारे में बताया था। तो दोनों को सिरा मिलता है प्रोटॉन की खोज का। ठीक है, गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड दोनों ने प्रोटॉन के बारे में बताया, आप याद रखना। न्यूट्रॉन्स की खोज किसने की थी? चैडविक ने। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक ने। और इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने की थी, आप याद रखना। क्लियर दोस्तों? तो आपसे पूछा गया था केंद्रक के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न, बेकिंग सोडा क्या होता है? दोस्तों बेकिंग सोडा का हमसे सूत्र पूछा गया है। तो देखो बेकिंग सोडा का सूत्र होता है NaHCO3, NaHCO3 अर्थात सोडियम बाई कार्बोनेट। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। सोडियम, अच्छा ऑप्शन ए नहीं तो एल्यूमिनियम कार्बोनेट, ऑप्शन सी सोडियम बाई कार्बोनेट। सोडियम बाई कार्बोनेट को बेकिंग सोडा कहा जाता है, आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाई कार्बोनेट होता है। क्लियर दोस्तों? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ पर हैं? दोस्तों एलिफेंटा की गुफाओं से क्वेश्चन है ये, और ये कई बार मैंने एग्जाम में देखा है, टीसीएस इसको बहुत पूछता है। तो एसएससी में हो सकता है इस बार फिर पूछा जाए आपसे। तो आप याद रखना, जो एलिफेंटा की गुफाएं हैं ना वो मुंबई में स्थित हैं, और मुंबई में जो द्वीप है उसका नाम है एलिफेंटा द्वीप। तो आप याद रखिएगा मुंबई में, और मुंबई कहाँ पे? आपका महाराष्ट्र में। तो एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र में है, मुंबई में एलिफेंटा द्वीप पर। इनको घारापुरी गुफाएं भी बोलते हैं। इन्हीं गुफाओं को घारापुरी गुफा भी कहा जाता है, ये आप याद रखिएगा। अभी इसका मैं फ़ोटो दिखाता हूँ एलिफेंटा की गुफाओं का, लेकिन पहले मैं आपको बता दूँ महाराष्ट्र के बारे में। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए महाराष्ट्र की स्थापना कब हुई? 1 मई 1960 को महाराष्ट्र की स्थापना की गई, वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी बात, महाराष्ट्र का एक डांस है आपका लावणी डांस। तो ये बहुत आता है आपके एग्जाम में, लावणी कहाँ का डांस है? महाराष्ट्र का। एक कोली डांस बहुत पूछता है एग्जाम में, कोली कहाँ का डांस है? महाराष्ट्र का। दूसरा धांगरी गाजा, जरूर आप याद रखना, धांगरी गाजा ये कई बार टीसीएस पूछ चुकी है एग्जाम में। तो धांगरी गाजा महाराष्ट्र का डांस है, याद रखिएगा। साथ साथ मैं आपको एक डांस और बता देता हूँ, लेजिम। लेजिम कहाँ का डांस है? तो लेजिम आपका महाराष्ट्र का डांस है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अच्छा क्या आपको पता है कि महाराष्ट्र में एक त्यौहार होता है पोला? पोला त्यौहार दोस्तों, इसमें बैलों की पूजा की जाती है। साथ साथ मैं आपको और बता दूं, एक त्यौहार है आपका गुड़ी पड़वा। तो गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र का नया साल होता है। गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र का नया साल है। और महाराष्ट्र में काला घोड़ा कला महोत्सव भी होता है। तो काला घोड़ा महोत्सव ये मुंबई में मनाया जाता है, आप याद रखना। काला घोड़ा महोत्सव मुंबई में होता है, याद रखिएगा दोस्तों। क्लियर? अच्छा मैं एलिफेंटा की गुफाओं का फ़ोटो दिखा देता हूँ। दोस्तों ये आप देख सकते हैं एलिफेंटा की गुफाओं का एक फ़ोटो। अब देखो यहाँ पे ना भगवान शिव की मूर्ति दिखाई गई है, और भगवान शिव के 3 मुंह हैं। एक मुंह ये है, एक ये बीच का मुंह है आपका, और एक मुंह आपका ये है। भगवान शिव को 3 मूर्ति के रूप में दिखाया गया है। शिव ही इस संसार के सृजन करता है, इस संसार के संचालन करता है, और शिव ही इस संसार के विनाश करता है। तो शिव को इस संसार का मतलब रचने वाला, संसार की रचना शिव ने की है, संसार को शिव ही चला रहे हैं, संसार का विनाश भी शिव ही करेंगे। ऐसा इन गुफाओं में शिव की त्रिमूर्ति को दर्शाया गया है। तो कभी क्वेश्चन आए कि शिव की त्रिमूर्ति कौन सी गुफाओं में देखने को मिलती है? एलिफेंटा की गुफाओं में देखने को मिलती है। क्लियर? याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका,
क्वेश्चन संख्या 9, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर भारत का एक शास्त्रीय नृत्य है? दोस्तों उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य इनमें से कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य वो है आपका कथक, ऑप्शन सी। कथक दोस्तों उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है और इसकी उत्पत्ति यूपी से मानी जाती है। उत्तर प्रदेश से कथक नृत्य की उत्पत्ति मानी जाती है। इसके लिए लखनऊ घराना, जयपुर घराना, बनारस घराना बहुत फेमस है, आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों कथक एक ऐसा क्लासिकल डांस है भारत में जिसका संबंध हिंदू और मुस्लिम दोनों परंपरा से रहा है। तो कभी क्वेश्चन आए कि भारत में कौन सा ऐसा शास्त्रीय नृत्य है जो हिंदू और मुस्लिम दोनों परंपरा से पोषित है, तो वह है आपका कथक। क्लियर, यूपी से उत्पत्ति हुई है, आप याद रखना। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया भरतनाट्यम, भारत का सबसे पुराना जो शास्त्रीय नृत्य है वो है आपका भरतनाट्यम और इसकी उत्पत्ति किस राज्य से मानी गई है? तमिलनाडु से। कुचिपुड़ी दोस्तों, कुचिपुड़ी एक गांव का नाम है, आंध्र प्रदेश में एक जिला है कृष्णा जिला। कृष्णा जिले में कुचिपुड़ी जो डांस है वो किया जाता है। कुचिपुड़ी डांस कृष्णा जिले में होता है गाँव में और इसका नाम है आपका कुचिपुड़ी गाँव। तो आंध्र प्रदेश से उत्पत्ति हुई है कुचिपुड़ी। कथकली दोस्तों, कथकली कहाँ का? आपका केरल का है। देखो कली वाले जितने भी डांस होते हैं सारे केरल के होते हैं, आप याद रखना। दोस्तों मैं आपको एक डांस और बता देता हूँ। खैर अभी जो सीआरपीएफ की फर्स्ट शिफ्ट हुई थी उसमें भी ये क्वेश्चन आया कि सतरिया डांस किस राज्य से उत्पन्न हुआ है। दोस्तों ये अभी सीआरपीएफ की आज की जो फर्स्ट शिफ्ट है उसमें क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सतरिया नृत्य है, ये असम का नृत्य है, याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सतरिया नृत्य है। एक मोहिनी अट्टम भी आप याद रखिएगा, ये भी काफ़ी आता है आपके एग्जाम में। तो मोहिनी अट्टम जो है ये आपका केरल से उत्पन्न हुआ है, भगवान विष्णु से संबंधित है। मोहिनी अट्टम केरल में होता है। क्लियर दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन संख्या 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 10 क्या कहा गया है? विवेकानंद रॉक मेमोरियल भारत के किस राज्य में है? दोस्तों विवेकानंद रॉक मेमोरियल ये कहाँ पर मिलेगा आपको? इसका सही जवाब होगा आपका विवेकानंद रॉक मेमोरियल, ये कन्याकुमारी में है और ये तमिलनाडु में स्थित है। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कन्याकुमारी में है और ये कहाँ पर मिलेगा आपको? तमिलनाडु में। क्लियर। अच्छा दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आपसे पूछा जाए जो विवेकानंद है इनकी जयंती कितनी तारीख को होती है, तो भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस होता है, राष्ट्रीय युवा दिवस। और राष्ट्रीय युवा दिवस जो भारत में मनाया जाता है वो 12 जनवरी को होता है। स्वामी विवेकानंद की जयंती जो होती है वो 12 जनवरी को होती है राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में, आप याद रखिएगा। और विवेकानंद ने कौन से धर्म की शुरुआत की थी? तो आप याद रखें इन्होंने एक धर्म चलाया था जिसका नाम था राधा कृष्ण मिशन। नहीं, राधा कृष्ण मिशन नहीं था या और कोई था, वो था आपका रामकृष्ण मिशन। राधा कृष्ण नहीं, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो स्वामी विवेकानंद है ना ये सुभाष चंद्र बोस के आध्यात्मिक गुरु माने जाते हैं। तो कभी क्वेश्चन आए कि सुभाष चंद्र बोस के आध्यात्मिक गुरु कौन है, तो वो है आपके स्वामी विवेकानंद। तो विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ पर? तमिलनाडु। दोस्तों तमिलनाडु का आपको नया साल पता है क्या है? तमिलनाडु का नया साल पुथांडु कहलाता है। तमिलनाडु का नया साल पुथांडु कहलाता है, आप याद रखना। ठीक है, यहाँ पे पोंगल त्यौहार होता है। पोंगल बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 दिन तक पोंगल मनाया जाता है। तो पोंगल त्यौहार आपका कहाँ पे होता है? तमिलनाडु में। क्लियर। तो आपसे पूछा गया था विवेकानंद रॉक मेमोरियल तमिलनाडु। नेक्स्ट आपका, किसी देश में उत्पादन किए गए संपूर्ण सामान और सेवाओं का मूल्य उसका क्या कहलाता है? दोस्तों किसी देश में जो टोटल सामान और सेवाओं का कुल मूल्य होता है उसको हम बोलते हैं आपका जीडीपी। क्या बोलेंगे? जीडीपी। तो इसका होगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद एक साल में किसी देश में वस्तु और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य है, जीडीपी कहलाता है, आप याद रखिएगा। ठीक है, चलो दोस्तों आपके लिए क्वेश्चन है, फिर आपको बताना है भारत में जीडीपी के आंकड़े कौन जारी करता है? कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। अच्छा क्वेश्चन है, भारत में जीडीपी के आंकड़े कौन जारी करता है, ये आप कमेंट में लिख के बताइएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नदियों में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा प्रति मिलियन डैश होती है। दोस्तों हमें बताना है कि नदियों में जो ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा होती है वो मिलियन में 5वां भाग होती है, ऑप्शन सी। मिलियन का 5वां भाग होती है, आप याद रखना। और नदी के जल की जो माप शुद्धता की माप होती है वो बीओडी के आधार पर होती है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड के आधार पर नदी के जल की शुद्धता की माप की जाती है। यदि बीओडी का मान बढ़ेगा तो नदी का जल प्रदूषित है, यदि बीओडी का मान घटेगा तो नदी का जल शुद्ध है। इस आधार पर ये चीज़ें होती हैं, आप याद रखना। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 13 क्या कहा गया है? निम्नलिखित में से किसे आम जलकुंभी भी कहा जाता है? दोस्तों आम जलकुंभी कौन सी है? वो है आपकी एकॉर्निया।
एकॉर्निया को आम जलकुंभी कहा जाता है, आप याद रखना। जलकुंभी एक प्रकार का पौधा होता है और ये जो आपका पानी की सतह पर तैरता है, आप याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बता दूं दोस्तों, एकॉर्निया को ना इसे बंगाल का आतंक भी कहा जाता है। तो कभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि बंगाल का आतंक किसे कहा गया है, एकॉर्निया को बंगाल का आतंक भी कहा जाता है। क्लियर? तो इसका सही होगा आम जलकुंभी एकॉर्निया होती है। रुक्मणी देवी अरुंडेल कौन से क्लासिकल डांस से संबंधित है? दोस्तों, रुक्मणी देवी अरुंडेल का संबंध है भरतनाट्यम से, ऑप्शन बी। रुक्मणी देवी अरुंडेल भरतनाट्यम करती हैं। दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जब भारत में 1952 में पहली बार राज्यसभा का गठन हुआ तो राज्यसभा में नामित होने वाली पहली महिला कौन थी? दोस्तों, राष्ट्रपति जो राज्यसभा में 12 सदस्यों का नॉमिनेशन करता है उसमें सबसे पहली महिला कौन थी? तो वो थी रुक्मणी देवी अरुंडेल। भरतनाट्यम से संबंधित है, आप याद रखना भरतनाट्यम, और इसकी उत्पत्ति जो हुई है वो तमिलनाडु से हुई है। भरतनाट्यम की उत्पत्ति तमिलनाडु से हुई है, आप याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों आपको एक कीवर्ड बताऊँ, देखो जैसे अगर किसी भी नर्तक या नर्तकी के नाम में आपको पिल्लई शब्द मिले तो पिल्लई वाले भरतनाट्यम करते हैं। जैसे मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई भरतनाट्यम करेगा तो पिल्लई वाले कलाकार भरतनाट्यम करते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। हम कुचिपुड़ी की बात कर चुके हैं, कथक की बात कर चुके हैं। हाँ, भांगड़ा जरूर याद रखिएगा, भांगड़ा ये पंजाब का डांस है, भांगड़ा पंजाब का डांस है। क्या आपको पता है कि भांगड़े का राजकुमार किसे कहा जाता है? भांगड़े का राजकुमार किसे कहा जाता है? सुखवीर सिंह को भांगड़े का राजकुमार कहा जाता है। कभी क्वेश्चन आए कि भांगड़े का राजकुमार किसे कहा गया है, तो सुखवीर सिंह को भांगड़े का राजकुमार कहा जाता है, याद रखिएगा दोस्तों। तो रुक्मणी देवी अरुंडेल पूछा गया था आपसे, इसका सही होगा आपका ऑप्शन बी भरतनाट्यम। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हरियाणा के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? दोस्तों, हरियाणा के साथ उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है, और दूसरा आपका हिमाचल की सीमा लगती है। उसके बाद में आपका हरियाणा के उत्तर में राजस्थान लगता है, राजस्थान लगता है, हाँ ऊपर जाकर लगता है ये। और मध्य प्रदेश की सीमा हरियाणा से नहीं लगती, ठीक है दोस्तों, मध्य प्रदेश की सीमा हरियाणा से नहीं लगती है। तो इसका सही होगा आपका ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। अच्छा, भारत में कितने राज्य हैं वर्तमान में? तो 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं भारत में, आप याद रखना। क्लियर दोस्तों? नेक्स्ट प्रश्न है आपका क्वेश्चन संख्या 16। किस ग्रह को एक बोना ग्रह कहकर भी संबोधित किया जाता है? दोस्तों, बोना ग्रह जो है वो उसको बोलते हैं प्लूटो को, बोना ग्रह प्लूटो को कहा जाता है। दोस्तों, ये पहले हमारे सौरमंडल में 8 कितने ग्रह थे? 9 ग्रह थे, लेकिन वर्तमान में कितने? 8 है। तो प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से कब बाहर किया गया था? 2006 में। 2006 में जब चेक गणराज्य की राजधानी में प्राग सम्मेलन हुआ था अंतर्राष्ट्रीय एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का, तो उसके द्वारा प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया था। तब से वर्तमान में जो सौरमंडल के ग्रह हैं उनकी संख्या 8 मानी जाती है, आप याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे सौरमंडल में सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके हैं? शनि के, और उसके बाद में बृहस्पति के, 79 बृहस्पति के हैं और 82 आपके शनि के हैं। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? वो है आपका बुध। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है और ये सूर्य के सबसे समीप भी है, आप याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 17 क्या कहा गया? वर्ष 1828 में स्थापित ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? दोस्तों, वर्ष 1828 में जो ब्रह्म समाज की स्थापना की थी वो की थी राजा राम मोहन राय ने, ऑप्शन डी राजा राम मोहन राय। इन्हें भारतीय नवजागरण का अग्रदूत भी माना जाता है। तो कभी क्वेश्चन आए कि भारतीय नवजागरण का अग्रदूत किसको माना गया है? तो दोस्तों वो थे आपके राजा राम मोहन राय, और इनको राजा की उपाधि किसने दी थी? अकबर द्वितीय के द्वारा राजा की उपाधि दी गई है। अकबर द्वितीय ने इनको राजा का टाइटल दिया था, आप याद रखिएगा दोस्तों। क्या आपको पता है कि राजा राम मोहन राय की एक किताब भी है, और वो किताब है गिफ्ट टू मोनोथिस्ट। गिफ्ट टू मोनोथिस्ट किसकी किताब है? तो दोस्तों गिफ्ट टू मोनोथिस्ट जो किताब है वो है आपकी राजा राम मोहन राय की, ठीक है, आप याद रखिएगा। और इन्होंने एक समाचार पत्र भी शुरू किया था, मिरातुल अखबार। भारत में फारसी का पहला अखबार कौन सा था? मिरातुल अखबार। ये शुरू किया गया था राजा राम मोहन राय के द्वारा, तो ये भी आप याद रखें, मिरातुल अखबार राजा राम मोहन राय। क्लियर दोस्तों? यहाँ पे लिखा गया आपका सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस, इनकी जयंती हम 23 जनवरी को मनाते हैं, किस रूप में? पराक्रम दिवस के रूप में।
पराक्रम दिवस के रूप में। ठीक है, तो इनके बारे में तो मैं बहुत सारी चीज़ें बता सकता हूँ, लेकिन क्लास बहुत बड़ी हो जाएगी, कि कभी और दिन बताऊँगा इनके बारे में। हाँ, ये ज़रूर याद रखना, इनका जन्म उड़ीसा में हुआ था, कटक में। इन्होंने आज़ाद हिंद फौज सेना बनाई थी और फॉरवर्ड लोग पार्टी बनाई थी, जय हिंद का नारा दिया था, दिल्ली चलो का नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये भी कहा था इन्होंने। और इसके साथ साथ सुभाष चंद्र बोस के नाम पर एक द्वीप भी है अंडमान निकोबार में, जो रोज़ द्वीप है, उसका नाम बदल के सुभाष चंद्र बोस के नाम पर कलकत्ता का हवाई अड्डा भी है, वो भी आप याद रखिएगा। सुभाष चंद्र बोस के नाम पे पटियाला में खेल संस्थान भी है, राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला, वो सुभाष चंद्र बोस के नाम पर है। बहुत सारी चीज़ें मैं इनके बारे में बता सकता हूँ। ठीक है, खैर क्लास बड़ी हो जाएगी, आप इतना याद रखिएगा। अच्छा, रविंद्रनाथ टैगोर एशिया के पहले व्यक्ति थे जिन्हें 1913 में नोबेल मिला था शांति का। तो शांति का नहीं, साहित्य का। एशिया का पहला व्यक्ति कौन था जिसे नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ? रविंद्रनाथ टैगोर। इनकी काव्य संग्रह है, इनकी एक पोइट्री है जिसका नाम है गीतांजलि। तो इनकी पोइट्री गीतांजलि के लिए इन्हें साहित्य का नोबेल 1913 में दिया गया था। इनकी किताब गोरा है, काबुली वाला है, और आपका क्रिसेंट मून इन्हीं की किताब है। तो वो सारी चीज़ें आप याद रखिएगा। तो आपसे पूछा गया था ब्रह्म समाज के संस्थापक राजाराम मोहन राय, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न आपका, विजया बैंक का प्रधान कार्यालय कहाँ पर है? दोस्तों, विजया बैंक का जो मुख्यालय आपको मिलेगा वो मिलेगा आपका बेंगलोर में। विजया बैंक का मुख्यालय बेंगलोर में है। साथ साथ आप याद ना, कैनरा बैंक जो है इसका मुख्यालय भी दोस्तों बेंगलोर में है, आप याद रखना, कैनरा बैंक का मुख्यालय बेंगलोर में। क्लियर दोस्तों? अच्छा, क्या आपको पता है कि जो बंधन बैंक है, बंधन बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? कोलकाता। बंधन बैंक का मुख्यालय कोलकाता में है, आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ साथ इलाहाबाद बैंक का नाम तो सुने होंगे। इलाहाबाद बैंक का मुख्यालय किस शहर में है? कोलकाता में। तो कोलकाता में दो मुख्यालय आप जरूर याद रखिएगा, इलाहाबाद बैंक का मुख्यालय और बंधन बैंक का मुख्यालय। क्लियर दोस्तों, कोलकाता को भारत में डायमंड हार्बर भी कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, यहाँ पे लिखा गया है दिल्ली। पंजाब नेशनल बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? पंजाब नेशनल बैंक का मुख्यालय नई दिल्ली में है, याद रखना, पीएनबी नई दिल्ली। मुंबई में तो एसबीआई का मुख्यालय है, आरबीआई का मुख्यालय है, यूको बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय है, बहुत सारे बैंक हैं। ठीक है, आप याद रखें। आपसे विजया बैंक का पूछा गया था, बेंगलोर में है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, भारत के प्रसिद्ध बौद्ध मठों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? दोस्तों, भारत में जो बौद्ध मठ है, कौन सा जोड़ा सही मिलान नहीं किया गया? तो आप तवांग अरुणाचल प्रदेश में, बिल्कुल सही है। ये भारत का सबसे ऊंचा बौद्ध मठ है, अरुणाचल प्रदेश वाला, ये तवांग अरुणाचल प्रदेश। की मठ हिमाचल प्रदेश में, बिल्कुल सही है। रूमटेक मठ सिक्किम में, ये भी सही है। घूम मठ जम्मू कश्मीर, गलत, ये घूम मठ पश्चिम बंगाल में है। घूम मठ की अगर मैं बात करूं तो घूम जो बौद्ध मठ कहाँ पर मिलेगा आपको? पश्चिम बंगाल में मिलेगा। ठीक है, आप याद रखिएगा। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन डी, ये गलत मिलाया गया है। घूम मठ आपका कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है। क्लियर? तो इसका सही जवाब बनेगा आपका ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 निम्नलिखित भौतिक राशियों में से कौन सी एक अदिश राशि है? स्केलर क्वांटिटी बताना है। भार, दोस्तों भार तो सदिश राशि होता है, आवेग सदिश राशि, त्वरण सदिश राशि, लेकिन यंग मापांक जो होता है, यंग मॉड्यूल्स जो होता है दोस्तों, ये आपका एक अदिश राशि है, याद रखिएगा। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। दोस्तों, अदिश राशियों की बात हो रही है, मैं आपको 3 अदिश राशि बता देता हूँ। अगर आपसे पूछा है कार्य, जो वर्क होता है वो कैसी राशि है? अदिश राशि है। घनत्व कैसी राशि है? अदिश राशि है। ठीक है, द्रव्यमान कैसी राशि है? अदिश राशि है। दाब कैसी राशि है? अदिश राशि है। तो दाब, कार्य, घनत्व, ये सब आपकी स्केलर क्वांटिटी होती हैं, आप याद रखिएगा। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा तत्व कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? दोस्तों, रूम टेम्परेचर पर जो लिक्विड होता है वो कौन होता है? इनमें से वो होता है आपका मरकरी, पारा रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, आप याद रखना। पारे का संकेत क्या होता है? Hg। और पारे का अयस्क कौन सा है? सिनेबार किसका अयस्क है? दोस्तों, पारे का अयस्क सिनेबार कहलाता है, आप याद रखना। बैरोमीटर में या थर्मामीटर में जो धातु भरी जाती है वो पारा ही होता है, याद रखिएगा दोस्तों। क्लियर? अच्छा दोस्तों, यहाँ ना लिखा गया आपका एल्यूमिनियम। हमारे पृथ्वी के जो भूपर्पटी होती है, पृथ्वी की क्रस्ट में सबसे ज़्यादा जो मेटल मिलती है, मेटल जो मिलेगी वो मिलेगी आपकी एल्यूमिनियम। हमारी पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत क्रस्ट कहलाती है, क्रस्ट में सबसे ज़्यादा मेटल एल्यूमिनियम मिलती है। एल्यूमिनियम का अयस्क है बॉक्साइट, याद रखिएगा। सोडियम, इसको मिट्टी के तेल में रखा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सोडियम को किस में रखा जाता है? मिट्टी के तेल में सोडियम को रखा जाता है। क्लियर? तो इसका सही जवाब क्या होगा? रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है पारा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 22
कोई भी व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री के रूप में अधिकतम कितनी बार सेवारत हो सकता है। दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री बनना चाहता है तो कितनी बार, इसकी कोई भी सीमा निर्धारित नहीं की गई है, कितनी बार भी भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है। हाँ, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए आपको संसद का सदस्य होना जरूरी है। अगर आप संसद के सदस्य नहीं हैं तो 6 माह के भीतर आपको संसद के सदस्य के रूप में मतलब अपनी सदस्यता ग्रहण करनी पड़ेगी। आप चाहे लोकसभा के सदस्य हों, चाहे आप राज्यसभा के सदस्य हों, आप भारत के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। ठीक है, आप याद रखिएगा। मिनिमम एज कितनी होती है पीएम बनने के लिए, तो पीएम बनने के लिए मिनिमम एज होती है 25 साल। ठीक है, अभी भारत के जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं वो है श्री नरेंद्र मोदी। तो ये आप याद रखना भाइयों बहनों। चलिए, इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न आपका क्वेश्चन संख्या 23। यदि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करते हैं, राष्ट्रपति यदि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दे तो इस उद्घोषणा को संसद द्वारा कितने समय के भीतर समर्थन या अनुमोदन होना आवश्यक होता है। दोस्तों, यदि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दे तो 1 माह के भीतर संसद का अनुमोदन होना जरूरी है। 1 माह के भीतर। राष्ट्रीय आपातकाल कौन से आर्टिकल में लिखा गया, आर्टिकल 352 में, 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। ये आप याद रखना। ठीक है दोस्तों, इससे भी इंपॉर्टेंट आपसे पूछता है वित्तीय आपातकाल कौन से आर्टिकल में है, तो आप याद रखना आर्टिकल 360 में वित्तीय आपातकाल का उल्लेख है। 360 फाइनेंस इमरजेंसी वित्तीय आपातकाल 360 में और राष्ट्रीय आपातकाल 352 में है। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 23। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम जो 6 से 14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे को शिक्षा का मौलिक अधिकार देता है, किस वर्ष स्वीकार किया गया था। दोस्तों, इसका सही जवाब क्या होगा, सन 2000। अच्छा, इसने पूछा स्वीकार कब किया गया था, तो दोस्तों ये शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो भारत में लाया गया था, ये 2009 में लाया गया था। लागू जो हुआ था ये 2010 में हुआ था। तो इसका सही जवाब क्या होगा, 2009 में ये लाया गया था और 2010 से ये लागू हो गया था। आप याद रखना दोस्तों, क्या आपको पता है कि शिक्षा किस सूची का विषय है। संविधान के अनुसार हम शिक्षा का जो विषय है ये समवर्ती सूची में आता है। क्या आपको पता है कि भारत में शिक्षा दिवस 11 नवंबर को होता है। भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस नेशनल एजुकेशन डे कब मनाया जाता है दोस्तों, 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आता है। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अर्थशास्त्र किसने लिखा है। दोस्तों, अर्थशास्त्र की रचना किसने की है ये हमें बताना है। तो दोस्तों ये सबको पता होता है, और अर्थशास्त्र की रचना मौर्य काल में की गई थी चाणक्य के द्वारा। चाणक्य का अर्थशास्त्र ये राजनीति का ग्रंथ है, आप याद रखना। ठीक है दोस्तों, तो चाणक्य का दूसरा नाम क्या है, विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त भी कहा जाता है चाणक्य को, साथ साथ चाणक्य को कौटिल्य भी कहा गया है। कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त सब एक ही व्यक्ति के नाम है। क्या आपको पता है कि भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है। भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है। दोस्तों आप याद रखना, भारत का मैकियावेली चाणक्य को कहा जाता है। भारत का मैकियावेली चाणक्य को कहा जाता है, आप याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आता है। चलिए आपके लिए क्वेश्चन फिर ये है, बात अर्थशास्त्र की हो रही है, तो भारत का पहला व्यक्ति कौन था, मतलब पहला भारतीय कौन था जिसने सबसे पहले अर्थशास्त्र का नोबेल प्राप्त किया था। तो सबसे पहले इकोनॉमिक्स का नोबेल किसे मिला था, ये आप मुझे कमेंट में लिख के बताइएगा। कौन थे वो व्यक्ति, अमर्त्य सेन थे। चलो आप बताइएगा उनको कब मिला था और कौन सी शाखा के लिए मिला था इकोनॉमिक्स का नोबेल। क्लियर। तो दोस्तों ये था आज के 25 क्वेश्चन। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो सेशन तो दोस्तों एक लाइक तो बनता है, फिर तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आप अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर कर सकते हैं। मिलता हूँ आपको अगले मॉक टेस्ट के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञानपीठ जी के पॉइंट।